Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, let's continue the second half of the chapter, determinants. First three exercises we had completed in the previous session. Video number one, video number two, we will cover the next three exercises. Let us just recall what were the three exercises. First exercise में केवल और केवल determinant कैसे निकालते हैं 2 by 2 and 3 by 2 matrix का. Second exercise was totally based on properties which you are telling that it has been omitted. Third exercise is totally based on area of triangle, but it also includes the topics like equation of straight line and how to prove that 3 points are collinear. That is also included in this section only. Okay, today we will start our topic with minors and cofactors. Good morning, Tanisha. Can you hear us clearly? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay. So today's topic we will start with minors and cofactors. Right? Okay. तो माइनर की पहले डेफिनेशन, माइनर एंड कोफैक्टर की डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद फिर सिंपल लैंग्वेज में व्हाट आर दे, है ना. माइनर, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय हाइडिंग ऑब्लिक डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट. भाई जिस एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का माइनर होगा, हर एक एलिमेंट का माइनर भी होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी होगा. अच्छा, अपन थोड़ा सा कल मिस्टेक खा गए, वी वर मिस्टेकन यस्टरडे, तो उसको पहले तो एकदम से माइंड में बात याद आ गई, तो उसको अब सबसे पहले मतलब करेक्ट करते हैं. हमने कल सीखा था कि मैट्रिक्स के अंदर केवल रियल एंट्रीज आ सकती है, बट दैट इज नॉट करेक्ट. कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है. आप कंफ्यूज थे ना कि जब मैट्रिक्स में रियल एंट्रीज हैं तो डिटरमिनेंट कॉम्प्लेक्स कैसे आ सकता है. तो मैट्रिक्स में भी रियल एंट्रीज आ सकती है. जस्ट टेक द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस. इट सेज कि मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस. कहीं भी वो ऐसे नहीं कहेगा कि रियल नंबर्स, ओनली द नंबर्स एंड फंक्शंस. तो नंबर्स कुड बी रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो उसमें भी आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कल को आधे एक नंबर का आपके एमसीक्यूज में कुछ भी उठ के आ सकता है, वी डोंट नो. तो उसमें भी रियल नंबर्स आ सकते हैं. मान लो आपको तो चार मैट्रिक्स दे दी, बोली कौन सी वैलिड है, आप क्या पता कॉम्प्लेक्स वाली को इनवैलिड टिक करो. नो, दैट इज ऑल्सो वैलिड. ठीक है, इसीलिए उसका डिटर्मिनेंट जो निकलता है वो भी रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स निकलता है. ठीक है, क्लियर है. तो डिटर्मिनेंट तो पूरी मैट्रिक्स का निकलता है. माइनर कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकलता है, हर एक एलिमेंट का निकलता है. क्या कह रहा है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट. अब वो होता क्या है, ऑब्वियसली इट वुड बी ए नंबर. एक ऐसा नंबर होगा जो उसकी ith रो और jth कॉलम को हाइड करने के बाद बचे डिटर्मिनेंट को निकालने से निकलेगा. ith रो एंड jth कॉलम को तो हाइड कर लो, बच गया जो मैट्रिक्स जो बच गई उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसको कहते हैं माइनर. उसको क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं. ठीक है, समझ आई बात, कोई डाउट. ठीक है, और इसको डिनोट किससे कराते हैं, कैपिटल लेटर एम. जैसे मैं इस वाले एलिमेंट का अगर माइनर निकाल रहा हूं तो उसको डिनोट कराऊंगा एम आई से. ठीक है ना. सिंपल लैंग्वेज में सपोज करो A23 एलिमेंट है, उसका मैंने माइनर निकाला, तो डिनोट किससे होगा, वो M23 से नोट होगा. उसका जो सफिक्स है वो इधर नीचे लगेगा. सफिक्स मीन्स उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो पोजीशन बता रहे हैं, वो भी नीचे लगेगी कि किस एलिमेंट का ये माइनर है. M फॉर माइनर. ठीक है, आगे चलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय Mij. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फुल स्टॉप. ठीक है. The minors in a determinant of order n where n is greater than or equal to 2. ठीक है, एक ऐसा डिटर्मिनेंट उसके अंदर आप माइनर्स निकालो. कैसा डिटर्मिनेंट, जिसका ऑर्डर दो या दो से ज्यादा हो, यानी दो से कम वाली ऑर्डर नहीं होनी चाहिए. आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n माइनस वन. ऐसे डिटर्मिनेंट जिनका ऑर्डर दो या दो से ज्यादा हो, उनके एलिमेंट्स का अगर आप माइनर निकालने जाओगे तो वो डिटर्मिनेंट्स निकलेंगे. और वो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेंगे, n-1 ऑर्डर के निकलेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, आप शायद उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए, अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 3x3 डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स है ना, ठीक है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, तो इसका माइनर जब मैं निकालूंगा तो वो भी एक डिटर्मिनेंट निकलेगा। कौन सा, दिस 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 दिस, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट ही तो निकला, निकला नहीं निकला, तो चेक करो, जब ओरिजिनल मैट्रिक्स वॉज 3x3 तो माइनर निकला वो 2x2 का निकला, ठीक है। ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर 4x4 की होगी तो माइनर 3x3 का होगा। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर n ऑर्डर की है तो डिटरमिनेंट, सॉरी, जो माइनर निकलेगा वो n-1 ऑर्डर का निकल रहा है, चेक करो, एक कम निकल रहा है ना, वो इतनी सी बात कह रहा है वो। हाँ, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो 2 से कम है, ऊपर ही 1/1 है, ऊपर ही मान लो 1/1 है, तो 1 में से 1 माइनस करके 0/0 थोड़ा बनाओगे, है ना। तो उसका एक तरीके से डिफाइंड ही नहीं है माइनर और कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर हमेशा कब डिफाइंड है, जब मैट्रिक्स एटलीस्ट 2x2 की होनी चाहिए, तभी तो आप एक कम करके कुछ तो लेके आओगे, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है माइनर से बना हुआ एक तरीके से याद रखो, क्या है, पहले डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ये भी हर एक एलिमेंट का होगा, जैसे माइनर हर एक एलिमेंट का है, ये भी हर एक एलिमेंट का होगा, aij ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट है माइनर का और इस नंबर का। माइनर का, माइनर पहले निकाला ना आपने, उस माइनर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तब जाके कोफैक्टर मिलेगा, यानी माइनर इनटू दिस नंबर इक्वल्स टू कोफैक्टर। कोफैक्टर को डिनोट करने के लिए दो लेटर्स हैं, या तो CIJ या कैपिटल AIJ, जिसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली ये जनरली यूज किए जाने वाला जो नोटेशन है दैट इज A, कैपिटल AIJ। वो इसलिए क्योंकि हम एलिमेंट को स्मॉल AIJ से डिनोट करते हैं, तो कन्वीनियंट होता है कैपिटल AIJ मीन्स उसका कोफैक्टर। स्मॉल AIJ तो एक्चुअल एलिमेंट है और कैपिटल AIJ उसका कोफैक्टर है। कैसे निकलेगा, माइनर निकाल लिया एक बार, उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। अब नंबर क्या है, नंबर इज नथिंग -1 की पावर i+j। -1 की पावर i+j क्या है, कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नंबर थोड़ी ना है। -1 की पावर i+j कैन बी आइदर -1 और +1, या तो -1 बनेगा, कुछ भी पावर लगा लें, या फिर +1 बनेगा, इससे अलावा कुछ नहीं बन सकता। -1 का -1 कब रहेगा, जब i+j इज ऑड, जब i+j ऑड रहेगा, जैसे 3 आ गया तो -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 होगा, -1 की पावर 5 क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। जब ऑड रहेगा तब तो -1 ही रहेगा। और जब ये इवन हो जाए, जैसे जैसे हम मान लो 1 1 होता तो 1 + 1 2 हो जाता, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता, और वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर पावर इवन आ जाए, दैट मीन्स इन दोनों का सम जो है वो इवन आ जाए, तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि जो माइनर निकाला है, जो माइनर निकाला है, अगर सफिक्सेस का सम इवन है तो जो माइनर निकाला था वो ही कोफैक्टर है, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। और अगर सफिक्सेस का सम ऑड है तो माइनर का साइन चेंज करके कोफैक्टर मिलता है। सिंपल और सरल बात ये है, ठीक है। यानी माइनर से कोफैक्टर का जो रास्ता है उसमें केवल साइन चेक किया जाता है। अगर सफिक्सेस का सम इवन है तो साइन को कर दो आप सेम, जो भी माइनर है सेम वो का वही साइन, और सफिक्सेस का सम अगर क्या है, ऑड है, तो साइन बदल दो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये भी हर एक एलिमेंट का निकलेगा जैसे माइनर हर एक एलिमेंट का निकलता है। इन सिंपल टर्म्स देखो, जो भी मैंने आपको बात कही वो की वही बात ये भी कहना चाह रहा होगा कि वी कैन से दैट aij और mij क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जब सफिक्सेस का सम क्या हो, इवन हो। और सफिक्सेस का सम इवन कब होता है, जब aij इज ए डायगोनल एलिमेंट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। डायगोनल एलिमेंट के अलावा भी वो सफिक्सेस का सम तो इवन आ ही सकता है, फॉर एग्जांपल 3 1, बट 3 1 इज नॉट ए डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे आप डायगोनल का मतलब ऐसे मान लेना, यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट आप दोनों डायगोनल मान लेना। वैसे मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल डिफाइंड होता है, बट कंसीडर इट एज ए स्क्वायर, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ना मान के स्क्वायर मान लो, तो स्क्वायर में तो दो डायगोनल होते हैं, तो हाँ,
वैसे तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना वो केवल मैट्रिक्स के केस में तो ये वाले होंगे, राइट, बट इस केस में इस डायगोनल का मतलब क्या है, देखो स्टार मार्क किया हुआ है शायद, नीचे देखते हैं अभी अपन, है ना। चलो, और ए आई जे वुड बी माइनस ऑफ एम आई जे, यानी साइन बदलना पड़ेगा जब आई प्लस ए क्या हो ऑड, और वैसे भी आप तो इतना याद करो ना, ये याद ना भी करो तो आप प्लस करके तो चेक कर ही लोगे ना कि इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो दे बोथ वुड बी इक्वल, एंड इफ इट इज ऑड we would have to change the sign of the minor to obtain cofactor. Clear? ठीक है, so we can say that, what can we say, we can say that determinant is the, अब determinant पहले निकालते थे, डिटरमिनेंट निकालते थे हम किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम को पकड़ते थे, तो उस जिस भी एक रो को हमने पकड़ लिया या कॉलम को पकड़ लिया तो उसके सारे एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दो तो वही डिटरमिनेंट है। सोचो, देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, राइट। सपोज करो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, राइट, ये डिटरमिनेंट, तो कैसे निकालूं, इस एलिमेंट को पहले इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यस और नो, तो ये जो एलिमेंट है उसको मैं इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये जो डिटरमिनेंट है वो कोफैक्टर नहीं है क्या इस एलिमेंट का, बताओ। तो डिटरमिनेंट में भी तो आप साइन चेक करते हो, डिटरमिनेंट में भी तो साइन चेक करते हो मल्टीप्लाई करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले आप साइन चेक करते हो ना, तो साइन चेक करने के बाद जो चीज मिली वो तो कोफैक्टर है ना। साइन चेक करने के बाद, बदलने के बाद, या पॉजिटिव रखना है नेगेटिव रखना है, वो बदलने के बाद तो कोफैक्टर मिला ना। तो एक्चुअली इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया साइन बदलने के बाद, फिर इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और तीनों प्रोडक्ट्स को सम कर दिया, तो ये जो डिटरमिनेंट मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सपोज करो ये है A11, तो ये तो एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 होगा। सेकेंड एलिमेंट क्या है, A12, उसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12, प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है A13, उसका जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल A13। क्या मैं ये करके जोड़ दूं तो डिटरमिनेंट मिलेगा, सोचो। आप रही साइन की बात कि सर आप साइन लगाते थे यहाँ पे, तो साइन वाली चीज इसमें कंसीडर हो गई ना, इन तीन चीजों में साइन वाली चीज कंसीडर हो गई ना, नहीं हुई क्या, हो गई ना। तो वी कैन से दैट डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट एक्चुअली किसी भी एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स का उन्हीं के कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम है या नहीं है, या रो नहीं तो कॉलम, किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स का उन्हीं के कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम, यही तो डिटरमिनेंट है। ठीक, उस स्टार्टिंग में हमने डिटरमिनेंट को मतलब किसी अलग अप्रोच से देखा, लेकिन अब हम माइनर एंड कोफैक्टर सीख गए हैं, तो अब डिटरमिनेंट की डेफिनेशन बन गई हमारे सामने, ठीक है ना। भाई माइनर कोफैक्टर निकालते टाइम हम कुछ अलग तो कर नहीं रहे ना, जो डिटरमिनेंट निकालते थे उस टाइम हम बस, हमको पता नहीं था कि ये माइनर कोफैक्टर है, बाकी एक्चुअली माइनर कोफैक्टर तो हम तब भी निकालते थे, नहीं निकालते थे, पता चल गया कि ये माइनर है और ये कोफैक्टर। सो वी कैन से दैट डिटरमिनेंट इज द सम of the product of all the elements of a row bracket में और a column with their respective cofactors, with their respective cofactors। ठीक है, देखो एक एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल इन ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, जो डिटरमिनेंट होता है वो एक्चुअली यही तो होता है, A11 अभी जो मैंने करके बताया इनटू कैपिटल A11 प्लस A12 इनटू कैपिटल A12, ये तो एलिमेंट्स हैं 3, A13, और ये उनके कोफैक्टर्स हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल, इनका प्रोडक्ट किया और बाद में क्या कर दिया, सम कर दिया। तो कोई भी अब पूछता है आपसे डिटरमिनेंट क्या है, तो डिटरमिनेंट को सिंपल भाषा में अब आप क्लियरली बता सकते हो क्या है, क्या है बोलो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विद देयर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, उन्हीं के कोफैक्टर्स है। ऐसा नहीं कि A11 को आपने कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ जो सफिक्स है वो सफिक्स यहाँ होना चाहिए, तो रेस्पेक्टिव कोफैक्टर है ना, उनका खुद का कोफैक्टर है,
यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि A11 को कैपिटल A12 से कर दिया, या फिर A13 को कैपिटल A11 से कर दिया, या कैपिटल स्मॉल A12 को कैपिटल, ऐसे उल्टा नहीं कर सकते ना, हमको रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये नोट दिया हुआ है, इस नोट को पहले समझ लो। देखो ये कहेगा मोस्ट प्रोबेबली कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट, तो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो डिटर्मिनेंट निकलता है। बट हम थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं। अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करते हुए किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट आना था वो अब 0 आएगा। जो डिटर्मिनेंट आना था ना, कुछ भी आना था, कोई भी नंबर आना था, वो अब 100% 0 आएगा। ऑब्वियसली वो डिटर्मिनेंट नहीं है, वो चीज डिटर्मिनेंट नहीं है। आपने रो तो उठाई 1, एलिमेंट्स उठाए, उसके कोफैक्टर्स आप नीचे वाली रो 2 के या रो 3 के उठा लिए, किसी और रो के उठा लिए, और काम वही किया, प्रोडक्ट करके सम किया। तो आप मत मानना कि वो डिटर्मिनेंट है, वो जो भी है कुछ है ही नहीं एक्चुअली वो, बट उसकी वैल्यू 0 आएगी। बट उसकी वैल्यू क्या आएगी? और सेम टू सेम चीज कॉलम में भी अप्लाई होती है। अगर हमने एक कॉलम 1 टेक ले लिया ना, उसके एलिमेंट्स को हम उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं कायदे से, लेकिन हमने कर दिया कॉलम 2 या कॉलम 3 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, और फिर वही प्रोडक्ट करके क्या कर दिया, सम, तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली ये नोट वही है, क्योंकि देख लो, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो or column are multiplied by the respective cofactors of another row or column। अच्छा, रेस्पेक्टिव तो होना चाहिए, मतलब ऐसे तो होना चाहिए कि आप ये 3/3 की डिटरमिनेंट है ना, आप इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से ना मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा कि इसको, अगर मान लो आपने रो ये उठाई है, तो इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा। इतना भी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते कि इसको इससे कर दें, इसको इससे कर दें, इसको, वो नहीं कर सकते है ना, उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली कुछ भी कर दिया हमने, उससे तो 0 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? रेस्पेक्टिव तो करना ही पड़ेगा, मतलब सीध तो लेनी ही पड़ेगी। दूसरी रो में घुस गए, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन अब अपनी सीध तो मेंटेन करो, है ना। इतना अगर हम कर देंगे तो क्या होगा? द डिटर्मिनेंट दस ऑब्टेन्ड। पहली बात तो देखो, ये डिटर्मिनेंट है नहीं, पर फिर भी आपने जबरदस्ती जो डिटर्मिनेंट निकाल लिया है इस तरीके से, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 0। इसको मैथमेटिकली ऐसे कहा है, एग्जाम्पल एक्चुअली ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं, एग्जाम्पल है कि A11 लिया, लेकिन कैपिटल A11 ना लेके कैपिटल A सेकेंड रो का ले लिया। स्मॉल A12 लिया तो फिर कैपिटल A22 ले लिया, स्मॉल A13 लिया और कैपिटल A23 लिया। आप करके देख लेना, हमेशा वैल्यू 0 आएगी, चाहे से डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ भी वैल्यूज। ऐसा कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि माइनस कोफैक्टर तक क्लियर है। नेक्स्ट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई डाउट यहां तक हो तो पूछ सकते हो। नो? अच्छा, एग्जांपल लेके बताएं। वन सेकेंड। करके देख लेते हैं। बोलो कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बोलो। ठीक है, 2 उठाया मैंने, इनटू इसका कोफैक्टर क्या होगा, मतलब 2 का नहीं, सॉरी 3 का कोफैक्टर क्या होगा? 3 का कोफैक्टर होगा 4। ओके, प्लस अब किसको उठाया? 4, तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा? 2, तो वो 0 नहीं आया। बिकॉज
दूसरे के कर रहे हैं ना, देखो 2 से हम 3 का कोफैक्टर कर रहे हैं, 3 का कोफैक्टर 4 है ना। एक मिनट, पहले तो इसकी कनिष्का की प्रॉब्लम सॉल्व करें। सुनो, मुझे बताओ इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, इसको और इसको हाइड करके ये तो निकालोगे, निकालोगे, ठीक है। अब आपने एलिमेंट उठाया क्या, 2, 2 A11। अब मैं कह रहा हूं कि इसका कोफैक्टर ना करके 3 का कोफैक्टर ले, राइट। 3 का कोफैक्टर बोलो, 4 ही तो है, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं, 2 के बाद किसकी बारी है, 4 की, इनटू। अब 4 का कोफैक्टर ना लेके मैं किसका लेना चाहता हूं, 5 का। तो इसको हाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये 2 जो है ये शायद मेरे हिसाब से माइनर, एक मिनट रुको, आपने किस किस का उठाया, इसका और इसका कोफैक्टर उठाया, तो ये क्या है 2 1 और ये क्या है 2 2, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्योंकि 2 1 2 + 1 तो ऑड हो रहा है, 2 + 2 इवन हो रहा है, तो ये वाला 2 तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला 4 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, करो जरा, -8 + 8 = 6, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो चलते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स तो बाद में है, पहले है एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट एंड इनवर्स, टॉपिक का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले एडजॉइंट सीखेंगे, एडजॉइंट की मदद से फिर इनवर्स सीखेंगे। इनवर्स है ना हमारे कोर्स में, है, ठीक है। तो इनवर्स से पहले बात करते हैं एडजॉइंट। तो देखो एडजॉइंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो एडजॉइंट होती है, ठीक है, वो उसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स होती है। क्या कहा मैंने, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स होती है, क्लियर है। और कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो आप अच्छे से निकालना जानते हो। कहने का मतलब ये है, सॉरी सुनो सुनो, एक बार ट्रांसपोज भी अप्लाई करना पड़ेगा, बस 2 बातें याद रखो, पहले तो क्या निकालो, फिर क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, फिर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, और हर एक मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए बस, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो चल रहा है डिटरमिनेंट, कोफैक्टर, माइनस, सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड है, रेक्टेंगुलर में नहीं। पढ़ लेते हैं, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A = Aij टाइप की, ऑफ ऑर्डर n, n मतलब कोई भी ऑर्डर ले लो n, बट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, इज ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होती है, ट्रांसपोज अप्लाई करके ऑब्टेन होती है, किस पर, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A, और इसको डिनोट कराते हैं हम ADGA, दैट मींस एडजॉइंट A। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये एक मैट्रिक्स है कैपिटल A, तो एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो क्या होगा, वो भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर नहीं बदलेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है मुझे अब, बट कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसे कैसे नहीं लिखनी है, सीधी सीधी ट्रांसपोज करके लिखनी है। तो A11 A12 A13 जो था वो अब ऐसे हो जाएगा, A11 A12 A13, A21 A22 A23 जो रो में था वो अब वो कॉलम में दिखाई देगा, A21 A22 A23, और A31 A32 A33 जो रो में दिखाई दे रहा है वो कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A। ये बात समझ गया तो कोई कुछ चीज समझनी बाकी नहीं रह गई। ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट है, देखो और समझो और बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। पहले सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालना है, याद है माइनर नहीं निकालना है, यानी साइन भी कंसीडर होगा, साइन भी प्लस माइनस जो भी होगा वो कंसीडर करके देखना पड़ेगा। फिर आप एक मैट्रिक्स बना दो उसी ऑर्डर की, बट ट्रांसपोज कर दो उसका, है ना। तो जो अब मैट्रिक्स मिली है आपके सामने दिख रही है, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट।
ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो मैं यूं कह सकता हूं मैथमेटिकली कि ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है भाई, अगर ए मैट्रिक्स ए आई जे है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो कैपिटल ए आई जे हो, दैट मीन्स उसके अंदर के एलिमेंट्स इसके क्या हो, कोफैक्टर्स हो, और उस मैट्रिक्स का क्या हो, ट्रांसपोज कर दूं, तो इस ए का क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। यही लिखा हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कैपिटल ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। इसको डैश की जगह मैं टी लिख देता हूं, क्योंकि डैश से आप मिसअंडरस्टैंड ना कर जाओ। टी मीन्स ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया कोई एग्जाम्पल है, अगर ए वन वन ए वन टू इस टाइप की मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, पहले तो इन्होंने देखो ट्रांसपोज किया नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख दिया, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, फिर ट्रांसपोज करके नीचे क्या कर दिया, रोज को कॉलम बना दिया, या कॉलम को रोज बना दिया, कैसे भी कह दो, हो गया। तो वही काम कि ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री था, अब वो ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगी। ठीक है, टॉपिक्स आर क्वाइट इजी, बट टॉपिक्स आर वेरी मच इन नंबर, है ना, ज्यादा है टॉपिक्स बट है इजी। तो बस थोड़ा थोड़ा याद रख लें तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। समझ रहे बात को? इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्या कुछ डिफिकल्ट? अभी एक बार पढ़ते ही समझ आ जाता है, बट हाँ नंबर में ज्यादा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और प्रॉब्लम इज दैट कि करीब करीब सारे टॉपिक्स नए हैं, करीब करीब सारे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 उठाया, उसमें सारे टॉपिक्स नए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, सब टॉपिक्स नए। फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो टॉपिक ही नया, आज से पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो आया ही नहीं था। चलो रिलेशन एंड फंक्शंस आया तो था 11th में, ये तो आया ही नहीं था। डिफरेंशिएशन एंटायर न्यू सिनेरियो, एंटायर पूरा मतलब एक अपने में ब्रांच है वो, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। 3D, 3D जो है बस थोड़ा सा मामूली सा बताया था, पूरा नया आएगा आपकी बार, पूरा नया आएगा, पूरी ब्रांच नहीं है वो भी अपने आप में। बस एक चीज, वेक्टर्स, वेक्टर्स चलो कॉमर्स वालों के लिए तो बिल्कुल नया रहेगा, साइंस वाले मान लेते हैं कि 11th में पढ़ते हैं वेक्टर्स थोड़ा बहुत, बट देखो उसको साइंस के लिए हिसाब से पढ़ना एंड मैथ्स के हिसाब से पढ़ना आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। तो मैथ्स के हिसाब से तो आप भी पहली बार ही पढ़ोगे, आज तक वेक्टर चैप्टर मैथ्स में तो नहीं आया। और बस एक चीज कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, वो जो है थोड़ा सा रिपीट हुआ है, बट आप देखोगे ना तो प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल एक अलग ही लेवल है इस साल। ऐसा कुछ नहीं है, जो बहुत इजी चैप्टर लगता था 10th 11th तक, अब वो एक अच्छे लेवल पे है। अच्छा, आप कहोगे सर इस साल स्टैटिस्टिक्स नहीं, मजा आ गया, प्रोबेबिलिटी में इंक्लूडेड है। 2 एक्सरसाइजेज स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी में इंक्लूडेड है। बच्चे चैन की सांस लेते हैं कि इस बार स्टैटिस्टिक्स नहीं है, भला टली। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स के 2 एक्सरसाइजेस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ही छुपी हुई है। हाँ तो लेंदी है, 6 या 5 या 6 एक्सरसाइजेस का प्रोबेबिलिटी इस बार, और बहुत अच्छे लेवल का है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीटली न्यू। तो प्रॉब्लम इज दैट कि टॉपिक्स इजी हैं, समझते जाए अच्छे से, बट नंबर में बहुत सारे हैं, तो बहुत सारी चीजों को याद करना इज ए टास्क फॉर अस, है ना, उसको याद करना है। और ऐसा का ऐसा ही करीब करीब बाकी सब्जेक्ट्स में भी होगा, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आप करते हो सब में नए नए टॉपिक्स रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान के चलो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल हो गया अभी यहाँ पे। ठीक है ना, द मोर यू रिवाइज द मोर यू आर एबल टू कीप द थिंग्स इन माइंड। कि माइंड के अंदर थिंग्स कब रहेंगी, जब आप रिवाइज करोगे। अभी तो चलो कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि अब नहीं करना है, आपको रिवीजन तो करते ही रहना है। मान लो आपने एक बुक का रिवीजन कर लिया तो स्टॉप नहीं होना है, फिर से करना है, फिर से कर लिया, मान लो आप कर पाते हो, फिर से करना है। मतलब एग्जाम तक तो आपका रोल अब यही रहेगा कि रिवीजन चलता ही रहे, हो गया फिर करो, हो गया फिर करो। ठीक है, देखिए जाप नहीं होता किसी चीज का, बार बार करते जाते हैं। जाप का मतलब क्या होता है, खत्म हो गया तो रुकते नहीं है, फिर वापस स्टार्ट करते हैं। तो वो जाप करना है आपको टिल एग्जाम। कितनी बार कर पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है, 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, चलिए लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो 2x2 जो मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट जो होगा वो ये होगा, देखो A11 A12। ठीक है, A11 A12। अब आप कहोगे सर इसमें तो क्या वो कोफैक्टर तो किया ही नहीं। आप ध्यान से देखो, A11 का कोफैक्टर A22 ही तो है या नहीं है? और A12 का कोफैक्टर -A21 है या नहीं है? देखो इसका कोफैक्टर निकालोगे, इसको छुपाओगे तो एलिमेंट तो ये निकल के आएगा। और क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 1 2,
तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस, और ट्रांसपोज करके इसको नीचे लिख दोगे। तो अगर 2x2 की मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट आपसे पूछा है तो एक्चुअली आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, जो मैट्रिक्स बनेगी अब वो इन्हीं चारों एलिमेंट से बनने वाली है। बस याद क्या रखना है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बस इतनी सी बात याद रखनी है। देखो a12 का a12 ही है बट नेगेटिव है, a21 का a21 ही है बट नेगेटिव है, a11 की जगह क्या है a22 की जगह क्या है a1। तो दो बातें याद रखेंगे, टू मेक द एडजॉइंट। मान लो कल को एमसीक्यू में आपसे एडजॉइंट पूछता है 2x2 का, तो थोड़ा ना निकालने बैठेंगे। दो बातें याद रखनी है, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, नेगेटिव द नॉन डायगोनल। दो रूल याद रखो, 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट बिल्कुल तैयार है आपके सामने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब 3x3 में तो देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा ही, उसमें हम नहीं बच सकते। दैट इज टू मेक द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, नेगेटिव द नॉन डायगोनल, सेम थिंग। हाँ जी, अब चलते हैं, ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कंसर्न है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स, या उल्टा करें। क्या कहा मैंने, एक मैट्रिक्स है हमारे सामने, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो ना आप, निकाल सकते हो ना, निकाल लिया। अब पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स और अब जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है इनका क्या करो, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन करो। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन बोथ वेज कर लो, आपकी इच्छा है, चाहे से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कर लो या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a कर लो, वाइसी वर्सा लिखा है ना, वाइसी वर्सा मतलब बोथ वेज यू कैन डू। कम्यूटेटिव फॉर्म में आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, आपको 100% जो मैट्रिक्स मिलेगी ना वो क्या मिलेगी पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर बाकी एलिमेंट्स तो जीरो रहते ही हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 रहते हैं ना। अब आपको 1 1 1 नहीं दिखेंगे, वहां पे कुछ ऐसा नंबर दिखेगा 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 कुछ ऐसा निकलेगा। उसको जब आप बाहर कॉमन निकालोगे तो आइडेंटिटी बचेगी, तो जो बाहर निकालोगे तो नंबर होगा ना वो 100% ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि when you multiply a matrix A by its adjoint, you will get a matrix, identity matrix। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट्स 0 0 रहते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 रहते थे, अब की बार डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 ना रह के डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा। ये आंसर आने वाला है, एक ऐसी मैट्रिक्स बनने वाली है। और जैसे आप इसमें से डिटरमिनेंट ऑफ ए को बाहर निकाल दें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा। अब तो ये समझ आया कनिष्का, समझ आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और चाहे से इसको कम्यूटेटिव फॉर्म में करके देख लो, चाहे से इसको उल्टा करके देख लो, तो भी यही मिलने वाला है। ठीक है, रीड आउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। then we get an identity matrix multiplied by the determinant of matrix है, that is अगर a into adjoint of a करें या फिर adjoint of a into a करें तो we will get determinant of a multiplied by adjoint। अब क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो प्रूव करने के लिए नहीं कहेगा, बट वी डोंट नो कि कौन सा पॉइंट उठा के क्वेश्चन बन जाए, है ना, बनेगा इसी में से ही, तो एक बार रीड आउट तो करना ही है ना। देखो अब अपन रीड आउट करते हैं, सपोज करो a एक ऐसी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा, यस और नो, एडजॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसका इससे प्रोडक्ट करोगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इसका इससे या इसका इससे प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो 1 कॉलम 2 और कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 3, प्रोडक्ट करके सम करते हैं, यही होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, यही करते हो नहीं करते हो, रो 1 कॉलम 1, फिर रो 1 को कॉलम 2, फिर रो 1 को कॉलम 3, फिर कॉलम 1 को, इस तरीके से करोगे। मुझे तो आप केवल इतना एनालाइज करके बताओ जो भी अभी तक आपने सीखा कि रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा नहीं होगा, ये तो सेम ही एलिमेंट्स हो गए, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, इनका प्रोडक्ट करके सम करोगे तो डिटरमिनेंट आएगा नहीं आएगा। तो जो
आप नई मैट्रिक्स बना रहे हो, उनके प्रोडक्ट से पहला जो एलिमेंट बैठेगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बैठेगा और बाकी सब जीरो बैठेंगे। क्यों? बाकी सबका मतलब नॉन डायगोनल। क्यों? क्योंकि सपोज करो आप इसको इससे करवा रहे हो, तो अभी अभी आपको एक रूल बताया था, अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से ना मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, तो उस ऐसा करने से जो वैल्यू मिलेगी वो जीरो मिलेगी। अभी भी बताया था, द डिटरमिनेंट दस ऑब्टेंड इज जीरो। तो ये देखा जाए तो a21, a22, a23 इसकी सेकंड रो के तो कोफैक्टर्स हैं, तो आपने खुद की रो से तो नहीं किया, सेकंड रो से कर लिया, तो जीरो आएगा। फिर आप थर्ड रो से करोगे तो भी जीरो आएगा। तो ऐसा करके आप देख लो, केवल डायगोनल एलिमेंट्स तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो दूसरी रो या दूसरी कॉलम से कर रहे हो एक तरीके से, तो सब के सब जीरो बनने वाले हैं। सबके सब क्या बनने वाले हैं? जीरो बनने वाले हैं। वी नो दैट when we add the product of the elements of a row or column by its respective cofactors, then we get the determinant of the matrix as the result. But when we add the product of the elements of a row or column by the respective cofactors of some other row or column, then we get the value zero as the result. तो इन दो बातों से ये साबित होता है कि जब आप a into adjoint of a करोगे, that means this matrix multiplied by this, तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स बन के आएगी, उसमें से जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ a को बाहर निकालते हैं तो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, therefore डिटरमिनेंट ऑफ a into i. सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, उल्टा भी प्रूव कर सकते हो, है ना। एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई, अभी तो हमने a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई किया, एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये की यही चीज प्रूव हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी का मीनिंग ही वो था। आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का मीनिंग क्या था? ए मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय सम अदर मैट्रिक्स और उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, यही था ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस टाइम जब अपन ने डेफिनेशन में देखा था तो भी वो बोथ वेज था, तो वो आरएचएस में ऑब्वियसली बोथ वेज होगा। अरे मुझे एक चीज बताओ प्रियांशी, ये तो एक नंबर है ना, तो आप क्यों सोच रहे हो नंबर तो कैसे भी मल्टीप्लाई करो ना, इट इज नॉट ए मैट्रिक्स, तो आप क्यों सोच रहे हो कि सर इसको मैं आई इंटू ये भी लिख सकती हूँ क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हो, नंबर है तो कोई। नंबर का मतलब क्या है? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, पीछे से करो आगे से करो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ आई वन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है? वन होता है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वन निकालेंगे, तभी तो नंबर्स के अंदर वन, मैट्रिक्स के अंदर आई बन जाता है। नंबर्स के अंदर वन, मैट्रिक्स के अंदर आई बन जाता है, नंबर्स के अंदर जीरो, मैट्रिक्स के अंदर ओ बन जाता है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ हाँ हाँ। बेटा ये मैट्रिक्स है। हाँ, डिटर्मिनेंट होता तो हर रो से 3 बार आता और क्यूब निकलता, वो ठीक है। बिल्कुल 3 बार निकलता। आप ऐसे सोचो कि जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई अगर अपन मैट्रिक्स से कर रहे हैं तब तो हर एक एलिमेंट से करना है, डिटर्मिनेंट से कर रहे हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करना। कॉमन निकालेंगे तो भी सेम चीज, अगर आप मैट्रिक्स से कॉमन निकाल रहे हो तो हर एक एलिमेंट से निकालेंगे। अभी हर एक एलिमेंट से निकाला मैंने, जीरो में से भी तो डिटर्मिनेंट कॉमन निकालेंगे, जीरो ही बचेगा। अभी मैंने हर एक एलिमेंट से निकाला है भाई, ऐसे मत सोचना कि केवल इन तीनों से निकाला है। अभी मैंने हर एक एलिमेंट से, हाँ जी सर, अभी मैंने हर एक एलिमेंट में से, इसमें से, इसमें 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 हर एक एलिमेंट में से मैंने डिटरमिनेंट ऑफ एनी कॉमन निकाला है, क्योंकि इट इज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में से कॉमन निकलेगा और मल्टीप्लाई भी होगा तो हर एक एलिमेंट से होगा। तो जब आप कॉमन निकालोगे तो डिटरमिनेंट ए में से डिटरमिनेंट ए कॉमन निकलेगा, वन बचेगा, जीरो में से कुछ भी कॉमन निकालो जीरो ही बचेगा ना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। 3 आता, क्यूब करके वो बाहर निकलता है, पहली रो में से निकलता, सेकंड रो में से निकलता और थर्ड रो में से निकलता। ठीक है ना, यानी कि अगर ये डंडे ऐसे होते तो फिर आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक रो से ये निकलेगा, दूसरी रो से फिर ये निकलेगा, तीसरी तो क्यूब करके बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है?
ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या है? अच्छा, लैपटॉप है, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट ये हो गया। इन जनरल द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज नॉट कम्यूटेटिव। सुनो भाई ध्यान से, वैसे जनरली ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट द प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन केस वन ऑफ द मैट्रिसेस इज द एडजॉइंट ऑफ द अदर। सेम टू सेम वही बात है कि अगर अपन ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा, चाहे से आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, चाहे से आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, आंसर सेम आएगा। जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है प्रोडक्ट, लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर वो प्रोडक्ट होगा, तब तो फिर वो कम्यूटेटिव होगा। तो ए अगर किसी दूसरी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बराबर है, ठीक है, तो ए बी करूं या बी ए करूं बात एक, ठीक है, या फिर बी अगर एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करके जो मैट्रिक्स मिली उसको बी मान ले, उसको क्या मान लें? बी मान लें। अब उन दोनों का प्रोडक्ट करें, ओरिजिनल ए और बी का, तो बी तो एक्चुअली उसी का एडजॉइंट है, बी तो एक्चुअली उसी का एडजॉइंट है, तो आप ए बी करो या बी ए करो, वो कम्यूटेटिव फॉर्म में सेम मैट्रिक्स आपको देंगे। ठीक है, ठीक है ना? देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये एमसीक्यूज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना? आपको दे सकता है कि अगर a इज इक्वल्स टू, इफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक स्टेटमेंट ये दे दें, एक स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू दे दें, या तीन दो और दे दें, ऐसे दे दें कि बोथ आर करेक्ट या नन ऑफ दिस, कुछ भी दे दें। समझ रहे हो बात को? ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो देखो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो निकलता है, जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या निकलता है बेटा, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। सिंपल सी बात है, जिसका जीरो निकलेगा दैट इज सिंगुलर, जिसका जीरो नहीं निकलेगा कुछ और निकलेगा दैट इज नॉन सिंगुलर। ओके, आगे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए और बी ऐसी दो मैट्रिसेस हैं जो किस फॉर्म की हैं? किस फॉर्म की हैं? दैट मीन्स उनका डिटरमिनेंट जीरो के अलावा कुछ भी निकल रहा है, जीरो नहीं निकल रहा, कुछ भी निकल रहा है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अब जब आप करते हो, ए बी करते हो या बी ए करते हो, बोथ वेज में करते हो, तो आंसर भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही निकल के आएगा। ठीक है, यानी दो ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो के अलावा कुछ भी निकलता है, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कुछ भी निकलती है, बट जीरो नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, दो ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट कुछ भी निकलता है, तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो मैट्रिक्स आएगी एक, वो मैट्रिक्स भी ऐसी ही निकलेगी जिसका डिटरमिनेंट भी कुछ निकलना चाहिए। दैट मीन्स वो मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर ही निकलेगी, ऐसी मैट्रिक्स नहीं निकलेगी जिसका डिटरमिनेंट जीरो निकलता। ठीक है, क्लियर है? तो ए बी करूं या बी ए करूं, जो आंसर आएगा वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर दी तो एन ऑर्डर की अगर दो हैं तो प्रोडक्ट भी एन ऑर्डर का ही निकलेगा। 3/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी अगेन एक 3/3 ही निकलेगा, सेम ऑर्डर निकलेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की बात हो नहीं रही है। आगे चलते हैं। The determinant of the product of two matrices is equal to the product of their respective determinants। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? देखो मेरे को इसके अंदर एक एमसीक्यू दिखाई दे रहा है। द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट करूं या डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट करूं, बात बराबर है, बात बराबर है। समझ आया? जैसे a इंटू बी, a इंटू बी करके अगर मैं डिटरमिनेंट करूं, ठीक है, इसको दो लाइंस में लिखना चाहिए था, इन्होंने एक ही लाइन में, यानी ये उसी का आगे का मतलब अगला नोट है जो ऊपर हमने नोट लिखा है। ठीक है ना? यानी कि अगर a इंटू बी और b इंटू ए मान लो इक्वल हो, तो अगर मैं दोनों, पहली बात तो अगर सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ a इंटू बी b इंटू ए के बराबर होता है क्या? यस और नो? नहीं होता, बट दोनों का डिटरमिनेंट बराबर होगा, बट दोनों का डिटरमिनेंट बराबर। आप a इंटू बी कर दो, एक मैट्रिक्स मिली, b इंटू ए कर दो तो भी एक मैट्रिक्स मिली। मानता हूं कि दोनों मैट्रिक्स अलग अलग मिली, पर इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल आएगा। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा? इसीलिए लिखा है कि ए बी का डिटरमिनेंट करो या बी ए का डिटरमिनेंट करो, पहली बात तो ये दोनों इक्वल है,
तो इन दोनों का डिटरमिनेंट प्रोडक्ट करके आपने डिटरमिनेंट किया है, आप अलग अलग डिटरमिनेंट करके क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, और दोनों तरीके से कर दो, क्योंकि ये तो वैसे भी नंबर्स हैं, नंबर्स को तो आप 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट बी तो कुछ नंबर्स ही है ना, तो इनको तो वैसे भी आप कॉम्यूटेटिव फॉर्म में कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ये इक्वल आएंगे। तो यही बात वहां पे लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस करके फिर डिटरमिनेंट करो तो वो इक्वल होगा, रेस्पेक्टिव पहले ही डिटरमिनेंट निकाल के फिर प्रोडक्ट करो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कुल मिला के प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट करो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है ना? ठीक है। अगला नोट क्या कहता है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो उसका जो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट होगा वो इस किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। सुनो, एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, मान लो ऑर्डर क्या है इसका, n या 3 मान लो फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा इसका डिटरमिनेंट नहीं चाहिए मुझे, इसका डिटरमिनेंट नहीं चाहिए मुझे इसके एडजॉइंट वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट चाहिए, उसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो आंसर पता है क्या आएगा, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसी का डिटरमिनेंट निकाल लो और उसकी पावर 2 कर दो, क्योंकि वहां पे ऑर्डर 3 था, n माइनस 1। समझ आया? समझ आया? एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो, देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 3 देन द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, बताओ जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा, इसकी ऑर्डर बता दे, इसकी ऑर्डर बता देता हूं 3। आंसर बोलो। 3 का स्क्वायर 9। भाई उसी के डिटरमिनेंट की पावर 2 लगेगी। 2 क्यों लगेगी, क्योंकि ऑर्डर 3 है। ऑर्डर मान लो 4 होता तो पावर 3 लगती, इसी डिटरमिनेंट के ऊपर पावर जो लगेगी वो एक कम लगा दो, जो भी ऑर्डर है उससे एक कम लगा दो। ठीक है, क्लियर है? इसका जो प्रूफ है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर ऊपर से देख लो बस, कि मान लो ए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा ना, तो ऑर्डर 3 का ले लिया मैंने, तो ऑर्डर 3 का जैसे ही मैंने लिया तो मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता है कि क्या आने वाला है, अभी ऊपर चेक किया था हमने क्या आने वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है। इसको मैंने ओपन किया, एडजॉइंट ऑफ ए अपनी जगह, ए अपनी जगह, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपनी जगह, आई मैट्रिक्स को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया, कोई दिक्कत? फिर एडजॉइंट सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैंने अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ऐसे इंट्रोड्यूस हो गया ये अंदर, बाकी तो 0 0 ही रहेंगे। अब सुनिए, अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का, ये यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का मुझे डिटरमिनेंट चाहिए, यानी इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट चाहिए। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड्स एलएचएस आरएचएस में मैंने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया है, टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो अभी अभी हमने सीखा है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट करूं या अलग अलग डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट करूं, बात एक है। तो इसको जब आप एलएचएस को सॉल्व करोगे, जब आप एलएचएस को सॉल्व करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग होगा और डिटरमिनेंट ए अलग होगा, और इसका डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा, होगा नहीं होगा? तो मैंने कर दिया नीचे डिटरमिनेंट, पहले तो मैंने कंबाइंड में डिटरमिनेंट ले लिया, पहले तो मैंने कंबाइंड में डिटरमिनेंट ले लिया, और उधर जो मैट्रिक्स थी वो कुछ ऐसी थी, उधर जो मैट्रिक्स थी कुछ ऐसी थी, और उसका डिटरमिनेंट लोगे तो ये डंडे सीधे हो गए एक तरीके से, डिटरमिनेंट ले रहे हो ना उस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब सुनो, इसको अलग अलग कर दो, इसका डिटरमिनेंट अलग, इसका डिटरमिनेंट अलग। अभी अभी हमने रूल पढ़ा है ना कि ए बी का कंबाइंड में डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो अलग अलग कर दिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए साहब, ये चाहिए, तो उसको वहां भेजोगे तो वो वहां जाके डिवाइड होगा, तो क्यूब से ये 1 डिवाइड होके स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा? अच्छा, आप कहोगे सर ये क्यूब कैसे आया, ये क्यूब कैसे आया, सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप ऐसे देख लो, अभी अभी आपने कहा ना कनिष्का कि 3 बार बाहर आएगा, तो एक इसका डिटरमिनेंट का क्यूब बाहर आएगा, अब आई बचा, और आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 बार बाहर आ गया, तो अंदर तो आई बचा, 1 1 1 ही तो बचा, और आई को तो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही होता है, वही आंसर आता है। आई का मतलब ही वही है कि उसकी आइडेंटिटी नहीं बदल रहा, वही मैट्रिक्स आंसर आएगी। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने क्यूब, और ये इधर डिवाइड हो गया,
क्यूब डिवाइडेड बाय सिंगल, तो क्या आंसर आया? तो ओरिजिनल ऑर्डर 3 था तो आंसर 2 आया। ठीक है, समझ में आया प्रूफ? ठीक है, चलो तो अब हो गया क्या टाइम आज का? 7:35 हो गए। तो एडजॉइंट कवर हो चुका है आज। अब इनवर्स वाला एक टॉपिक बचता है, उसको अपन कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। हाँ जी दादी जी।